नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यानों में हम रीतिकाल के नामकरण, काल निर्धारण, रीतिकाल की परिस्थितियों और उसमें से रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा कर चुके हैं। इस व्याख्यान में हम रीतिकाल के एक और प्रमुख काव्यधारा रीति मुक्त काव्यधारा की प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रीतिकाल की प्रमुख तीन काव्यधाराएं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा इस रूप में हम जानते हैं। जो काव्यधारा काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को आधार बनाकर दरबारी पृष्ठभूमि में लिखी गई उसे हम रीतिबद्ध और रीति सिद्ध के नाम से जानते हैं। और जो इस काव्य शास्त्रीय परंपरा से मुक्त होकर, दरबारी पृष्ठभूमि से भी मुक्त होकर जो काव्यधारा हम रीतिकाल में देखते हैं उसे रीति मुक्त काव्यधारा के नाम से हम जानते हैं। रीतिकाल में भी कुछ कवि ऐसे रहे हैं जिन्होंने, कुछ कवियों ने तो प्रारंभ में रीतिबद्ध या रीतिसिद्ध इसी प्रकार की मनोवृत्ति से प्रभावित होकर कविताएं रची और बाद में वे इस प्रभाव से मुक्त हुए और फिर उन्होंने इसके इतर भाव लिए हुए काव्य की रचना की। और कुछ कवि ऐसे हैं जो प्रारंभ से ही रीति मुक्त यानी इन जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध की तरह की कविताएं लिखने से मुक्त रहे और उन्होंने इन परंपराओं से मुक्त होकर, इन रूढ़ियों से मुक्त होकर, इन बंधनों से मुक्त होकर अपनी काव्य रचना की। इन सभी को हम रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में गणना करते हैं। यदि रीति मुक्त कवियों के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम जो काव्य प्रवृत्ति रीति मुक्त कविता की उभर कर सामने आती है वह है स्वच्छंद व संयत प्रेम चित्रण। स्वच्छंद की किसी भी प्रकार की रूढ़ी से मुक्त होकर उसे स्वच्छंद कहा जाता है। और संयत जिसमें संयम का पुट हो, जो संयमित हो, अर्थात जो वासना या अश्लीलता की सीमा को न छुए, उन सब से दूर हो, बिल्कुल संयमित होकर जिस प्रेम का चित्रण किया जाए वह प्रेम का चित्रण हमें इन रीति मुक्त कवियों की कविताओं में देखने को मिलता है। हम इस बात को रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कविता में जिस प्रकार से प्रेम का चित्रण हुआ उसकी तुलना करके भी बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। रीतिबद्ध या रीति सिद्ध कविता में जो हमें प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है वह रूढ़ियों से युक्त प्रेम का चित्रण हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल काव्य शास्त्रीय जो परंपराएं रही हैं उस पर आधारित, जैसे नायिका भेद इत्यादि का चित्रण। और उस प्रेम में हमें शारीरिकता देखने को मिलती है, मांसलता देखने को मिलती है। प्रेम का केवल बाह्य पक्ष ही हमें उस कविता में देखने को मिलता था। लेकिन जो रीति मुक्त कविता है उसमें वह प्रेम शरीरी ना होकर वह हार्दिक प्रेम है, हृदय की अनुभूति उसमें सम्मिलित है। वह मांसल नहीं है अपितु वह मानसिक प्रेम हम कह सकते हैं कि रीति मुक्त कविता में चित्रित किया गया है। एक और बात हम देखते हैं कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कविता में जहाँ भी नायक और नायिका के मध्य प्रेम का चित्रण उन कवियों ने किया है तो उसमें उन्होंने हमेशा ही दूती का प्रयोग किया है। अर्थात कोई दूती प्रेमी के सामने प्रेमिका की बातें या प्रेमिका के सामने प्रेमी की बातें वो इस तरह से वर्णन करती है, तो उस माध्यम से उन दोनों का मिलाप करवाया गया। लेकिन जो रीति मुक्त कविता है इसमें दूती का कहीं भी प्रयोग नहीं है। वो जो प्रेम है वो बिल्कुल
प्रत्यक्ष रूप से दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका हैं उनका परस्पर प्रेम है, उसमें द्युति की बीच में आने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रीति मुक्त कविता है उसमें जो प्रेम का चित्रण है वह बहुत ही सरल ढंग से किया गया है, बहुत ही सरल, और जिसमें किसी भी प्रकार की कुटिलता ना हो, ऐसे प्रेम का चित्रण किया गया है। उसमें कहीं भी प्रेम में धोखा, दुराव या छिपाव इस प्रकार की बात नहीं की गई है। हम रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कविता को यदि देखें तो उसमें प्रेमी प्रेमिका से या प्रेमिका प्रेमी से धोखा या कुटिलता भरा व्यवहार करे, ऐसी बहुत सी बातें दिखाई गई हैं। लेकिन आपको रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम का चित्रण है उसमें ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। और वास्तविक बात तो यह है कि रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम का चित्रण है वह उनकी अनुभूति से उपजा है। उन्होंने स्वयं प्रेम की पीड़ा को सहा है, और उसी प्रेम की पीड़ा को जिसको उन्होंने सहन किया है उसका ही चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। इसीलिए उनका जो प्रेम चित्रण है वह सरल, स्वाभाविक और बहुत ही साफ सुथरा, जिसे हम कहें, उस प्रकार का चित्रण प्रेम का उन्होंने किया है। एक और बात हम इनके प्रेम के चित्रण की विशेषता देख सकते हैं कि हम ये जानते हैं कि रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों ने प्रेम के दोनों पक्षों, यानी कि संयोग और वियोग में से संयोग को अधिक चित्रित किया है। लेकिन जो रीति मुक्त कवि हैं ये क्योंकि उस पीड़ा को सहन कर चुके थे तो उस पीड़ा में भी ये प्रेम के आनंद को अनुभव करते हैं, और उस वियोगावस्था का बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। रीति मुक्त काव्य के एक प्रमुख कवि घनानंद प्रेम की विशेषता बताते हुए कहते भी हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। कि प्रेम का मार्ग तो, स्नेह का मार्ग तो बड़ा ही सीधा साधा है, उसमें कुटिलता, बांक और सयानप, चतुरता, चतुराई और कुटिलता का कोई भी स्थान उस प्रेम में नहीं होता है। धोखा या इस प्रकार की कोई भी बात उस प्रेम में नहीं होती। जहाँ प्रेम होता है तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो रीति मुक्त कवियों का प्रेम बिल्कुल इसी प्रकार का दिखाई देता है। लेकिन जब आप रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों के प्रेम का चित्रण देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सी कुटिलता, बहुत सी चतुराई, बहुत सा चमत्कार, इस प्रकार की बातें दिखाई देंगी। जो रीति सिद्ध कवियों के प्रेम का चित्रण मिलता है उसमें आपको बनावटीपन देखने को मिलता है, कि उन्होंने बनावटीपन से वो सारी बातें कही हैं, ऐसा कहीं न कहीं लगता है। लेकिन जो रीति मुक्त कवियों का प्रेम चित्रण है उसमें स्वाभाविकता, और यह लगता है कि यह जो बातें हैं उनके हृदय से निकली हैं, इसमें बनावटीपन कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद रीति मुक्त काव्य की जो दूसरी विशेषता हमारे सामने आती है वह है श्रृंगारिकता। श्रृंगार रस के दो हम उसके भाग देखते हैं, संयोग और वियोग। तो वियोग श्रृंगार का इन रीति मुक्त कवियों ने बहुत अधिक वर्णन किया है। जैसा कि हमने रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य में देखा कि वहाँ जो श्रृंगारिक भावना का चित्रण है, श्रृंगार रस का वर्णन है या श्रृंगार का चित्रण है, वह अश्लीलता की सीमा को छूता है कहीं न कहीं। लेकिन रीति मुक्त कवियों की कविता बिल्कुल साफ सुथरी है, वह इस प्रकार से अश्लीलता की सीमा को नहीं छूती है। तो यह उनकी श्रृंगार चित्रण की विशेषता है। राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक चित्रण इन्होंने भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उन श्रृंगारिक चित्रण में उस प्रकार की प्रवृत्ति हम नहीं देखते हैं जैसे कि हमने रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य में देखी थी। इनका श्रृंगारिक चित्रण स्थूल ना होकर सूक्ष्म है और शारीरिक ना होकर मानसिक अधिक है। अगली जो प्रवृत्ति रीति मुक्त काव्य की है वह है
सांस्कृतिक जीवन और बिंबों का चित्रण। अब देखिए, किसी भी जो स्थान है उसकी संस्कृति विशेष प्रकार की संस्कृति होती है। तो क्योंकि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि तो दरबारी काव्य लिखने में ही लगे रहे, उनकी कहीं और दृष्टि अधिक गई नहीं, लेकिन रीति मुक्त काव्य में हमें यह विशेषता देखने को मिलती है कि उन्होंने अपने अपने स्थान पर, जिस स्थान पर वे रहते थे या जिस स्थान पर आते जाते थे, उस स्थान की संस्कृति का चित्रण अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। उस स्थान के तीज त्योहारों, उस स्थान की परिस्थितियाँ, लोगों का रहन सहन, जीवन, तो उस सब को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। अधिक कवि तो ऐसे नहीं हैं, अधिक कवियों ने प्रेम और श्रृंगार का चित्रण किया है रीति मुक्त काव्य में भी, लेकिन कुछ कवि ऐसे रहे हैं जिन्होंने लोक सामान्य के जीवन को भी अपने कविता में स्थान दिया और उसका चित्रण भी किया। ऐसे कवियों में नरोत्तम दास का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने उस समय भारत की क्या दुरावस्था थी, कि किस प्रकार की शोचनीय अवस्था भारत की हो गई थी और किस प्रकार से लोगों का जीवन वो कष्टमय हो गया था और किस प्रकार से राजनीति में ह्रास हो रहा था, किस प्रकार से नवाब राजा इत्यादि विलास में डूबे हुए थे। इस सब का वर्णन नरोत्तम दास ने अपनी कविता में किया है। रीति मुक्त काव्य में ही एक कवि का नाम लिया जाता है ठाकुर, और बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीति मुक्त काव्य के। तो उन्होंने क्योंकि वे बुंदेलखंड से संबंध रखते थे, तो उन्होंने बुंदेलखंड में प्रचलित त्योहारों जैसे होली, बड़ सावित्री, गणगौर इत्यादि जो भी त्योहार वहाँ मनाए जाते थे, उनका बड़ा ही सुंदर चित्र अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। तो ये जो है एक प्रमुख विशेषता हम देख सकते हैं रीति मुक्त काव्य धारा की, कि जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध इन दोनों से ही अलग है। वहाँ हमें ऐसे सांस्कृतिक बिंब और जीवन के चित्र हमें देखने को नहीं मिलते जैसे रीति मुक्त कविता में देखने को मिलते हैं। रीति मुक्त काव्य की अगली जो विशेषता हमारे सामने उभर कर आती है वह है प्रकृति चित्रण। हमने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य की चर्चा करते हुए भी इस प्रवृत्ति के बारे में जाना था। तो जिस प्रकार से वहाँ भी प्रकृति को उद्दीपक की तरह ही चित्रित किया गया है, वैसे ही रीति मुक्त कवियों ने भी अधिकतर प्रकृति को उद्दीपक के रूप में ही चित्रित किया है। हाँ, इसमें से कुछ कवि ऐसे रहे हैं कि जिनके प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व मिला है। उसमें से प्रमुख रूप से गुमान मिश्र ने एक ग्रंथ लिखा कृष्ण चंद्रिका, और खुमान मिश्र ने कृष्णायन लिखा। तो ये दोनों ही ग्रंथ बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं प्रकृति चित्रण की दृष्टि से। दो और कवियों सेनापति और बोधा, इनका भी नाम प्रकृति चित्रण के संबंध में लिया जा सकता है, लेकिन ये जो दोनों ही कवि थे, जहाँ तक इनके प्रकृति चित्रण का प्रश्न है, तो ये जो पहले की परिपाटी थी उसी परिपाटी के आधार पर, यानी कि उद्दीपक के रूप में ही प्रकृति का अधिकतर चित्रण इन दोनों ने किया है। लेकिन एक जो कवि हुए हैं द्विजदेव, ये भी प्रमुख कवि माने जाते हैं रीति मुक्त काव्य के। तो इन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण किया है और इनका प्रकृति चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण इस काल में माना जाता है। अगली जो प्रवृत्ति हम देखते हैं रीति मुक्त काव्य की, वह है भक्ति। तो हालांकि जिस प्रकार से रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों ने राधा और कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है, वैसे ही रीति मुक्त कवियों ने भी राधा और कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। उसमें से हम रसखान के बारे में अवश्य सब ही जानते हैं कि एक मुस्लिम कवि थे और उनका हमेशा ही आदर से नाम लिया जाता है, और किस प्रकार की भक्तिपरक रचनाएं उन्होंने लिखी हैं तो उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त घनानंद, बोधा, आलम, इन सब ने ही राधा और कृष्ण से संबंधित भक्ति पदों की रचना की है। लेकिन भले ही ये रीति मुक्त कवि हैं, फिर भी इनका जो प्रमुख उद्देश्य यही लगता है कि इन पदों के माध्यम से उन्होंने भक्ति नहीं की है, अपितु श्रृंगार वर्णन अधिक किया है। इनका उद्देश्य श्रृंगार वर्णन ही दिखाई देता है, भक्ति इतनी अधिक दिखाई
नहीं देती है। जिस प्रकार से हम रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों की कविताओं की बात कर रहे थे कि जो सुकवि रीझे तो कविताई, वरना राधा सुमिरन को बहानो है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी दिखाई देता है और प्रमुख उद्देश्य इनका यही हमें दिखाई देता है कि इनको श्रृंगार वर्णन करना था। भक्ति तो इनके लिए गौण ही थी और श्रृंगार वर्णन इनके लिए प्रमुख था। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भक्ति जो भक्ति परक रचनाओं की जो परंपरा है, रीति मुक्त कवियों में भी भक्ति काल की तरह उस प्रकार की भक्ति की पराकाष्ठा हमें इनकी रचनाओं में या उस प्रकार की भक्ति की सघनता या गहनता रीति मुक्त कवियों की कविताओं में नहीं दिखाई देती, जिस प्रकार की भक्ति काल के कवियों में दिखाई देती थी। बिल्कुल उसी प्रकार की कविताएं जैसे रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों ने भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं, उसी तरह की रचनाएं हमें रीति मुक्त कवियों की भी देखने को मिलती है। अगली जो विशेषता हम रीति मुक्त काव्य की देखते हैं वह है स्वानुभूति की प्रधानता। स्वानुभूति यानी कि स्वयं की अनुभूति, स्व जमा अनुभूति। तो उन्होंने जो अनुभव किया, प्रेम के बारे में जो अनुभव किया, उसी को उन्होंने अभिव्यक्त किया, प्रधान रूप से उसी को अभिव्यक्त किया अपनी कविता में। तो मैंने पहले भी बताया था कि इन्होंने स्वयं जो प्रेम की पीड़ा सही है, प्रेम किया है, वही भाव इन्होंने अपनी कविता में अभिव्यक्त किए हैं। ये प्रेम को हृदय की अभिव्यक्ति मानते थे और बुद्धि का उसमें कोई भी वो योगदान नहीं मानते थे। या ये हम कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेम के लिए ये बुद्धि तत्व को महत्व नहीं देते थे, केवल यही मानते थे कि प्रेम हृदय का व्यापार है, यानी हृदय का कार्य है, बुद्धि का उसमें कोई स्थान नहीं है। ये अंतर हम इनका रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों की अनुभूति से देखते हैं कि उन्होंने प्रेम में चतुराई, क्योंकि चतुराई बुद्धि का विषय है, तो उन्होंने प्रेम में चतुराई का महत्व अधिक दिखाया है। लेकिन रीति मुक्त कवियों के प्रेम में चतुराई का कोई भी महत्व नहीं है, बुद्धि पक्ष का कोई महत्व नहीं है, अपितु केवल और केवल हृदय पक्ष का ही महत्व है। इनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो यह लगता है कि ये स्वयं किसी से प्रेम करते हैं और उस प्रेम की अभिव्यक्ति ही स्वयं प्रेमी बनकर ही वह अपनी कविताओं में भी उस प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। अगली जो रीति मुक्त काव्य की विशेषता है वह है उनकी काव्य पद्धति। देखिए, काव्य पद्धति की जहाँ तक बात है, क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं कि रीति काल नाम ही इस आधार पर दिया गया कि उस पद्धति के आधार पर, उस रीति के आधार पर, उस मार्ग के आधार पर उसका अनुसरण करके इस प्रकार की कविताएं रची गई। तो हम ये देखते हैं कि जो रीति मुक्त काव्य की पद्धति है वह उस रीति से मुक्त है, वह काव्य शास्त्रीय और वैसी श्रृंगारिक जो जिसको हम वासनात्मक श्रृंगारिक रचनाएं कह सकते हैं, उस परंपरा से वह जो है वो रहित है। प्रारंभ में तो हमें रीति मुक्त कवियों पर भी कहीं न कहीं उस काव्य पद्धति का, जो कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि जिनका अनुसरण कर रहे थे, उसी काव्य पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन बाद में ये कवि उस प्रभाव से मुक्त हुए और उन्होंने अपनी स्वतंत्र पद्धति के अनुसार अपने काव्य की रचना की। हालांकि क्योंकि देखिए वह युग ही ऐसा था, प्रभाव उसी पद्धति का था, तो कहीं ना कहीं बीच बीच में चिन्ह अवश्य दिखाई दे जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें यही कहना उचित है कि वे इस पद्धति से मुक्त दिखाई देते हैं। जैसे हम ये बात कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई खंडिता नायिका है, यानी कि उसमें उसको प्रेम में धोखा मिला है, कोई खंडिता नायिका है, तो उसके नेत्र व्यापार इत्यादि को, जो उसके शारीरिक पक्ष हैं, केवल उनको ही रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कविता में दिखाया जाता था और वैसी ही परिपाटी बनी हुई थी। लेकिन रीति मुक्त कवियों ने इस बात में परिवर्तन किया और उन्होंने उसके खंडित हृदय का चित्रण अपनी कविता में किया है। तो और मुख्य रूप से रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त कविता में यही अंतर है कि एक तरफ तो केवल शारीरिक पक्ष का चित्रण किया जाता है, जबकि रीति मुक्त कविता में उसके हृदय और आंतरिक या मानसिक पक्ष का चित्रण किया जाता है।
अगली जो विशेषता हम रीतिमुक्त काव्य की देखते हैं वह है काव्य शैली। तो काव्य शैली की जहाँ तक बात है, हमने देखा था कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य प्रमुख रूप से मुक्तक शैली में लिखा गया था, यानी कि किसी प्रकार के महाकाव्य या बड़ी रचनाएं वहाँ नहीं लिखी गई। छोटी छोटी अलग अलग पद जिसमें लिखे जाते हैं उसको मुक्तक शैली कहते हैं। तो कमोबेश रीति मुक्त काव्य धारा में भी मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, लेकिन रीति मुक्त काव्य में कई प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं और बड़े ही सफल, जिनको हम प्रबंध काव्य कह सकते हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि बड़े ही सही कोटि के काव्य ग्रंथ जिनको माना जा सकता है, ऐसे काव्य ग्रंथों की, प्रबंध काव्य ग्रंथों की रचना हुई है। उसमें हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि आलम ने 3 ग्रंथ लिखे। पहला उनका ग्रंथ है, काव्य है माधवानल काम कंदला, दूसरा सुदामा चरित और तीसरा श्याम सनेही। तो ये 3 बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं जो कि आलम के द्वारा लिखे गए। इसके अतिरिक्त बोधा जो एक कवि हुए हैं रीति मुक्त काव्य धारा के, उन्होंने विरह वारिश इस नाम से एक प्रबंध काव्य की रचना की। तो यहाँ हम ये अंतर देखते हैं कि जैसे रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा में हमें न के बराबर प्रबंध काव्य देखने को मिलते हैं, वहीं रीति मुक्त काव्य में हमें प्रबंध काव्य भी ठीक ठाक मात्रा में मिल जाते हैं। अगली जो विशेषता हम रीति मुक्त काव्य की देखते हैं वह है अलंकारिकता। अब अलंकारिकता रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य की भी प्रवृत्ति थी, लेकिन दोनों में अंतर है। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ है, अपितु कृत्रिम ढंग से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उन्होंने मतलब जिसको कहते हैं कि कविता को अलंकारों से बोझिल बना दिया था, लेकिन रीति मुक्त काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक ढंग से हुआ है। जहाँ भाव को अभिव्यक्त करने में अलंकार स्वतः ही कविता में आ जाएं, वहीं पर हमें रीति मुक्त कविता में अलंकार दिखाई देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अलंकारों का बोझ लादकर अपनी कविता को बोझिल नहीं बनाया है, अपितु जितने भी अलंकार प्रयोग हुए स्वाभाविक प्रयोग से रीति मुक्त कवियों की कविता भावपूर्ण, अपने भाव को प्रेषित करने में, संप्रेषित करने में सक्षम और बहुत ही सरल बन पड़ी है। और इसका कारण यह है कि देखिए, जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि थे, उनके ऊपर यह दबाव रहता था कि उन्हें कविता में चमत्कार उत्पन्न करना है, तभी उनका आश्रयदाता उनसे प्रसन्न होता था। लेकिन रीति मुक्त कवियों पर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं था, वे किसी आश्रय में नहीं रहते थे और उन्हें इस प्रकार से चमत्कार उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और इसीलिए उनकी कविताओं में कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन दिखाई नहीं देता कि वे कोई कविता में चमत्कार उत्पन्न करना चाहते हैं, वे चमत्कार दिखाना चाहते हैं, बल्कि उनकी कविता में तो भावों की गहनता दिखाई देती है। वे अपने भाव को व्यक्त करना चाहते थे, न कि कविता में अलंकार, छंद इत्यादि का प्रदर्शन करना चाहते थे। अगली जो विशेषता है रीतिमुक्त काव्य की वह है ब्रज भाषा। जिस प्रकार से रीति सिद्ध और रीतिबद्ध कवियों ने ब्रज भाषा का अपनी कविता के लिए प्रयोग किया, वैसे ही रीतिमुक्त कवियों ने भी ब्रज भाषा को ही अपनी कविता की भाषा बनाया। अंतर इतना है कि जो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि थे, उन्होंने अधिक चमत्कार उत्पन्न करने के लिए ब्रज भाषा के शब्दों को अत्यधिक तोड़ मरोड़ दिया, उसके साथ शब्दों के साथ बहुत अधिक प्रयोग किए, उनको व्याकरणिक दृष्टि से विकृत करके प्रयोग किया। तो कहीं ना कहीं उनकी जो कविता थी वो शब्द इतने विकृत हो गई कि कई बार तो जो पाठक है या जो श्रोता है उसको समझने में भी परेशानी सामने आती है और वह उन कविताओं के अर्थ तक नहीं पहुंच पाता और उनकी कविताएं कहीं कहीं इस प्रकार से दुरूह और कठिन बन गई थी। लेकिन रीतिमुक्त कवियों ने बड़ी साफ सुथरी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने शब्दों को इतना तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करने का कोई कार्य नहीं किया और उन्होंने ना ही ऐसा किया कि वे शब्दों के साथ अधिक प्रयोग करें, बल्कि उन्होंने तो शब्दों को भाव की चाशनी में लपेटकर
पाठक या श्रोता के सामने प्रस्तुत किया है। तो हम ये देखते हैं कि उनकी कविता में साफ सुथरी और व्याकरणिक दृष्टि से जो सही भाषा है, सही ब्रज भाषा है, उसका प्रयोग हमें रीतिमुक्त कवियों की कविता में अधिक देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपनी भाषा में लोकोक्ति, मुहावरे, लाक्षणिकता, बिंबात्मकता, इन सभी का भी बड़े ही सही ढंग से, बड़ा ही उचित प्रयोग किया है। तो आज हमने इस प्रकार से रीतिमुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आप सभी को इनके बारे में जानकारी मिल ही गई होगी। यदि आपकी कोई शंका या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।